अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 बायोलॉजी के एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर्स यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज़ डिफाइन एंजाइम एंड डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिकेशंस। सो इसके आंसर के लिए आपको आना पड़ेगा अपनी बुक के पेज नंबर 94 पे, जो कि आपके चैप्टर का पहला पेज है। आपको 7.2 टॉपिक नज़र आ रहा है, इंजाइम्स एंड देयर कैरेक्टर्स। सो ये क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ये सारे का सारा लिखना पड़ेगा और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंजाइम्स के पूछे हुए हैं। सो आपको ये टिल द पेज 95 जहाँ एंड होता है वहाँ तक आपको कंप्लीट ये सारे का सारा लिखना होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एंजाइम। सो आप लोग जब आ जाएंगे अपने पेज नंबर 96 पे, उसका पहले ही हेडिंग ही है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। इसका ये जो सारे का सारा पैराग्राफ है, छोटा सा है, लॉन्ग तो नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन्स टू एंजाइम व्हेन यू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो इसका आंसर है पेज नंबर 97 पे। टॉपिक नंबर है 7.4, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। 3 फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला टेम्परेचर है, दूसरा पीएच और तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। पेज नंबर 98 के ऊपर ही ये एंड हो जाता है सारे का सारा टॉपिक, ठीक है। जवाब इसका स्टेम एक्टिविटी से ऊपर तक। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। फिर है ओनली द रिलेटेड की कैन ओपन द लॉक, हाउ दिस फैक्ट इज़ ट्रू फॉर एंजाइम्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इस बुक में मुझे इसका कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं मिला, तो मैं नोट्स में आप लोगों के लिए खुद तैयार किया हुआ, तो आप लोगों को नोट्स से दिखा देती हूँ। सो यहाँ हम लोग आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ओनली द रिलेटेड की कैन ओपन द लॉक, सॉरी यहाँ की लिखा हुआ है, हाउ दिस फैक्ट इज़ ट्रू फॉर एंजाइम एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सो कंसेप्ट इसका क्या है कि जो रिलेटेड की है वही उस लॉक को ओपन कर सकती है। अब एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए 2 मॉडल्स हैं जो कि प्रपोज हुए हैं। पहला लॉक एंड की मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो हमारे पास सबस्ट्रेट है और जो हमारे पास एंजाइम है वो एज अ लॉक और की काम करता है, यानी एक स्पेसिफिक की ही है जो उस लॉक को खोल सकती है। तो उसका यही एग्जांपल है, यही इसकी सारी थ्योरी है इसमें है। अब एग्जांपल उन्होंने कहा था सादेनी है। सो लैक्टेज एंजाइम है जो कि लैक्टोज वो शुगर है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। सिर्फ लैक्टेज एंजाइम ही जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सकता है उसका, ठीक है। ये लॉकन की मॉडल की एग्जांपल हो जाती है। दूसरा जो मॉडल है दैट इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। इसके मुताबिक इसका कंसेप्ट ये है कि जो एक्टिव साइट है ना वो सबस्ट्रेट के लिए अपनी शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर लेती है, ठीक है, यानी वो रिजिड नहीं है। जबकि हमारे पास जो लॉकन की मॉडल है उसकी जो एक्टिव साइड है वो रिजिड है, ठीक है। जिस तरह एक ताला होता है, एक स्पेसिफिक चाबी है जिसे खोल सकती है, ठीक है, वो किसी और चाबी से वो ताला नहीं खोल सकता। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में क्या है कि अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स जो हैं वो एक्टिव साइट कर सकती है सबस्ट्रेट के लिए, ठीक हो गया। इसकी जो एग्जांपल है वो हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है, उसकी ब्रेक डाउन या उसको दोबारा से बनाने में, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आ जाते हैं। दैट इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एटीपी। इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा पेज नंबर 101 पे। टॉपिक है नंबर इसका 7.6.2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। इसमें स्ट्रक्चर भी और इसकी डायग्राम भी है जहाँ ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स तक का सारा टॉपिक ना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब एंड स्केच द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा पेज नंबर 103 पे, ठीक है। ये हेडिंग है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये डायग्राम समेत आप सारा बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। दैट इज़ डिस्क्राइब एंड स्केच द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इसका जवाब आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा, बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है वहीं से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्टार्ट होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद डायग्राम, सारी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को लिखनी है। ये आप सबको पेज नंबर 104 पे मिल जाएगा। ये 105 पेज भी है, लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऊपर तक आपको सारे का सारा इसका जवाब लिखना पड़ेगा। फिर आ जाता है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। इसका जवाब आप लोगों को इसी पेज पे जहाँ क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है ना वहीं से मिल जाएगा। ये जो मैं मार्क कर रही हूँ
ये है आंसर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 का। शॉर्ट सर आंसर है लेकिन इसी का जवाब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस विद एग्जांपल। ये आप लोगों को ये मिल जाएगा, ये मैंने नेट से एक निकाले, बहुत अच्छा सारा डिफरेंस लिखा हुआ था, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख के लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस है वो कैनाबॉलिक प्रोसेस है, रिस्पायरेशन है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, सारे वो डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत आसानी से, और मैंने यहाँ नोट्स में भी तैयार कर दिया है। अब आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन इन आवर डेली लाइफ। सो इसका जवाब भी नोट्स में ही है। हमारे पास है सबसे पहले जो फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होता है। जो फर्मेंटेशन है, मैं सारा नहीं रीड करी, सिर्फ जो हेडिंग्स है ऊपर ऊपर से वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन फूड प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, बेवरेज प्रोडक्शन में, मेडिसिनल यूजेस में भी, बायोफ्यूल प्रोडक्शन में भी, और वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह में भी। और अगर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सो एनारोबिक रिस्पायरेशन एक तो एनर्जी प्रोवाइड करती है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में, फूड प्रिजर्वेशन में, बायोरेमिडेशन में, और डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी।